गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुणा व्यास, एम्स जोधपुर की टीम की तरफ से आप सबका आज यहाँ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो हम की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र ने फैसला यानी यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला लिया था कि हर साल 21 मार्च को ये दिन मनाया जाना चाहिए। हम आज 20 मार्च को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि संडे है, तो सभी माता पिता के लिए थोड़ा आसान रहता है संडे के दिन किसी भी मीटिंग से जुड़ना। तो और संयुक्त राष्ट्र ने इसलिए इस दिन को मनाने का फैसला किया ताकि जो भी बच्चे या लोग बड़े हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम है, वो भी एक नॉर्मल उनके अधिकारों के लिए और उनका एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ पूरी तरह लाने के लिए और उनके विकास के लिए जो भी मेहनत की जा सकती है उसको करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया गया था। और इसी स्पिरिट को, इसी सोच को आगे रखते हुए ये मीटिंग हमारी तरफ से एक छोटी-सी कोशिश है कि हम जो भी जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, उनके बारे में और उनको अगर किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत है, तो वो उन तक पहुँचा सकें। जो भी मुश्किलें उन्हें आ रही हैं, उनको जो हमारी तरफ से मदद हो सकती है, उसको करने के लिए, उनको सामना करने के लिए आपकी मदद करें। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सभी माता-पिता को और सभी अभिभावक और बच्चे जो हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं। आज साथ में हमारे साथ कुछ फैकल्टी भी रहेंगे इस मीटिंग में। तो सबसे पहले हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और एम्स के डीन एकेडमिक्स डॉक्टर कुलदीप सिंह सर, जो कई साल से डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, सर हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ में रहेंगे डॉक्टर चारू शर्मा, ये एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। ये डिस्कस करेंगी गर्भावस्था और डाउन सिंड्रोम के बारे में। साथ में आज हमारे साथ है डॉक्टर नरेश नेमनानी सर। सर विभाग अध्यक्ष है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री यानी मनोचिकित्सा विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं और जो भी मनोचिकित्सा से संबंधित बच्चों में समस्याएं आती हैं और किस तरह से उनके साथ डील करना चाहिए, इस बारे में हमें बताएंगे। और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर नयन कुमार टाडा जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में डीएम कर रहे हैं मेडिकल जेनेटिक्स में, और ये हमारे को जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें उनको कैसे मैनेज करना है डाउन सिंड्रोम के साथ, उसके बारे में हमें बताएंगे। तो मैं आग्रह करूँगी कुलदीप सिंह सर से कि वो हमें इस बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद डॉक्टर वरुणा। और एम्स जोधपुर की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। ये जो हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग डाउन सिंड्रोम से संबंधित जितनी भ्रांतियां हैं और इन बच्चों की हम कैसे सहायता कर सकते हैं और इन बच्चों के अच्छी बातों को हम कैसे अपना सकते हैं, इसके ऊपर जागरूकता के लिए अभियान के तौर पे ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे साथ कुछ माता पिता जुड़ गए हैं और भी जुड़ने वाले हैं। साथ ही हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि जो लोग अभी जुड़ नहीं पाते हैं तो उनके साथ हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेंगे। और हमारे साथ एम्स जोधपुर से, जैसे डॉक्टर वरुणा ने बताया, कि बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, वो हमें लगता है काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही कुछ अभिभावकों ने अपने हाथ खड़े किए हैं कि कुछ जानने के लिए हम उनसे बताएंगे कि आप ये हमारी जो वार्तालाप सुन लीजिए, हम लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए और उसके बाद हम आपके वीडियोस दिखाएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये हमारा छोटे से टॉक्स ही होंगे, 5-5, 7-7 मिनट के टॉक्स हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग ये सुन लीजिए। और एम्स जोधपुर की तरफ से अगेन मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका स्पेशली संडे के दिन उन्होंने टाइम दिया, और सारे अभिभावक और उनके बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है, वो अभिभावक जिनके बच्चों को नॉर्मल है, उनके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी इस गूगल मीट के जरिए हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक्टिविटीज़ को आज के दिन
ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और आगे हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगी, हमने पहले भी मैसेज भेजा था कि इस शो के इस मीटिंग के एंड में हम एक छोटा सा टैलेंट शो भी पेश करेंगे, जिसमें जो भी बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है उनकी कोई भी प्रतिभा, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे गाना गाना, चाहे डांस करना, कविता सुनाना, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिभा है तो उसको हम इसमें लास्ट में दिखाना चाहेंगे। तो कई पेरेंट्स ने अभी तक हमें वीडियो भेज दिए हैं। अगर आप भी कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके डाउन सिंड्रोम वाले ग्रुप में आप भेज सकते हैं। कोई भी वीडियो, पेंटिंग, आर्ट वर्क, कुछ भी जो भी आप भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नयन कुमार टाडा जी का। जैसे मैंने बताया, ये डीएम मेडिकल जेनेटिक्स कर रहे हैं हमारे विभाग से, और ये हमें संक्षिप्त में बताएंगे जो मेडिकल मैनेजमेंट, यानी जो डॉक्टरी इलाज जिसकी ज़रूरत पड़ती है डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, तो उसके बारे में हमें संक्षिप्त में बताएंगे डॉक्टर नयन। गुड मॉर्निंग। डाउन डे सिंड्रोम के सेलिब्रेशन के लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बताना चाहेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें जो बच्चा होता है उसके जो सेल होते हैं, मतलब कोशिका, उसमें जो गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम वो 23 होते हैं। उसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम जो 2 की जगह 3 हो जाता है उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। हमारे इंडिया में एक 700 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है और ऐसे केस पाए जाते हैं। अगर ये जो उम्र थोड़ी ज्यादा हो महिला, गर्भवती महिला की, तो ये संभावना और बढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे शरीर के रंग सूत्र को एक रिपोर्ट से किया जाता है जिसको कैरियोटाइप बोलते हैं, और उसमें जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 2 की जगह 3 हो गया है, इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो बच्चे हैं उसमें कुछ और समस्या पाई जाती है, और इसको हम अच्छी तरह से अगर देखभाल करें तो वो बच्चे नॉर्मल जीवन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले होती है हृदय की बीमारी। तो ये पाया जाता है कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को 50% चांस होते हैं कि जन्म से कोई हृदय की बीमारी हो, जैसे कोई हृदय की जैसे एएसडी और वीएसडी मतलब हृदय में छेद होने की बीमारी हो सकती है। उसके कारण बच्चे को बार बार खांसी सर्दी जैसी बीमारी हो सकती है। तो इस बच्चे को अगर टाइमली हम डायग्नोस कर सके तो कैसे डायग्नोस करा जा सकता है। एक तो नजदीक के फिजिशियन से हम संपर्क करना चाहिए। एक हृदय की सोनोग्राफी या 2D इको रिपोर्ट होता है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में हृदय की बीमारी होती है कि नहीं। और ये कब करवाना चाहिए, हमें जन्म के बाद एक बार करवाना चाहिए, और जब तक बच्चा 12 साल तक नहीं हो जाता तब साल में एक बार ये जांच हो जानी चाहिए। इससे हमें अगर कोई बीमारी आती है तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है और उसका इलाज मुमकिन होता है। दूसरी तकलीफ पाई जाती है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में कि आंख की बीमारी हो सकती है, उसको देखने में तकलीफ हो सकती है या फिर मोतियाबिंद हो सकता है। ऐसा पाया जाता है कि डाउन सिंड्रोम वाले में जो देखने की बीमारी होती है वो 50% तक परेशानी हो सकती है। बच्चा तो हमें बताएगा नहीं, तो हमें साल में एक बार उसको चेक करवाना है। अगर वो जन्म से है तो 6 महीने पे पहली बार हम चेक करते हैं उसमें कुछ देखने की बीमारी होती है कि नहीं। ये सभी जांच हमारे यहाँ हो सकती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे बच्चे में सुनने वाली बीमारी भी हो सकती है, जैसे उसको बार बार ये जो हमारा कान होता है उसकी आंतरिक रचना है जिसमें बार बार इसको सुनने में तकलीफ हो सकती है, उसको बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब बच्चा 3 महीने का हो या जन्म पे एक रिपोर्ट होती है ओई और बेरा, जिससे हम जांच कर सकते हैं कि बच्चे में सुनाई कितना देता है या बच्चे में सुनाई कम देता है या नहीं देता है। दूसरा, 3 साल तक हम उसमें 6 महीने पे ये जांच करते हैं और उसके बाद सालाना एक बार हम उसकी जांच करते रहते हैं। काफी सारे पेशेंट का सवाल होता है कि मेरा बच्चा तो सुन रहा है, तो
आपको 2 चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। बच्चा को आवाज सुनाई दे रही है कि बच्चे को कुछ अच्छी सी नॉइस आ रही है। मतलब मैं यहाँ पे 2 आवाज करूंगा, आप बताइए कि क्या था। जैसे और दूसरा मेरा नाम ये है। तो पहली जो थी वो आवाज थी, सिर्फ बच्चे के पास जा रही है, वो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है जैसे लेकिन वो क्लियर कट उसको पता नहीं चल रहा है जैसे कि आप मेरा नाम ये है। तो ये दोनों चीजों में जो अंतर है वो चेक करने के लिए हमें हियरिंग लॉस मतलब जो रिपोर्ट होती है पता चलता है कि बच्चा बराबर सुन रहा है या थोड़ा उसको परेशानी हो रही है सुनने में। तो ये जांच करवानी जरूरी होती है बच्चे के लिए। तो अगर बच्चा बड़ा है और उसको आप रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन साल में एक बार ऐसी जांच करवाने से हमें ये तसल्ली मिलती है कि हाँ बच्चे को आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उसको ये बीमारी आती है जैसे सुनने में तकलीफ आ रही है, हम उसको अर्ली इलाज से ठीक कर सकते हैं। एक होता है कि ऐसे बच्चे में बार बार पेट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि बच्चे को दस्त बराबर ना होना, या फिर बच्चे का विकास ना होना, या फिर बच्चे को बार बार लेटरिन जाना। तो ये अगर बीमारी हो तो उसमें पेट के विशेषज्ञों से माहिता पाई जाती है। इसमें 2 तरह के डिसीज होते हैं, एक होता है सीलियाक डिसीज और एक होता है हर्शबर्ग डिसीज। मतलब ये जो बीमारी जो पाई जाती है उसको हम टाइमली डायग्नोस करके उसका इलाज कर सकते हैं। अगर बच्चे को ये गेहूं की एलर्जी वाली बीमारी होती है तो उसमें हम सिंपल उसको गेहूं से थोड़ा दूर रखते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको डाइट कैसे देनी है। उससे बाद बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा बच्चे में हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि कोई हार्मोन की पूर्ति के कारण चांसेस हो सकते हैं, जिसमें हमारे शरीर में यहाँ पे गले के पास एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अगर वो थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह से काम ना करे तो भी बच्चे में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। तो ये थायराइड ग्लैंड को चेक करने के लिए जैसे खून का एक रिपोर्ट होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में बॉडी में जैसे ब्रेन का विकास भी देखता है, बॉडी में जो जो अलग पार्ट होते हैं उसमें वो काम करने में हेल्प करता है। तो थायराइड का लेवल हमें हर एक बच्चे में करवाना चाहिए। उसको हम जन्म से चेक कर सकते हैं, 6 महीने पे करते हैं, और बच्चा बड़ा हो तो साल में एक बार थायराइड का टेस्ट कर सकते हैं। और थायराइड के टेस्ट के बाद अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो हम उसकी दवाई अवेलेबल होती है और उससे बच्चा काफी सारी परेशानी क्लियर हो जाती है। दूसरा एक एडोलेशन मतलब जो बड़ी बच्चे होते हैं, बड़ी बच्चियां, उनमें एक प्रॉब्लम आता है कि उनको जो मासिक की या मेंस्ट्रुएशन की बीमारी होती है या कपड़े वो इरेगुलरली आते हैं। तो उसके बारे में मैडम आपको बताएंगे, पर हम बताना चाहेंगे कि ऐसे इश्यू हो तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि जो खून में अलग अलग प्रकार की बीमारियां बच्चे में हो सकती है। जैसे खून में जो 3 प्रकार के कण होते हैं, एक होता है लाल कण, एक होता है सफेद कण और एक होता है ट्राक कण। अगर लाल कण यानी आरबीसी कम हो जाए उसको एनीमिया बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी कम हो जाए मतलब शरीर की डिफेंस सिस्टम कम हो जाए तो उसके कारण बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर ट्राक कण मतलब प्लेटलेट कम हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही है तो विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए और उसके हिसाब से दवाइयाँ चेंज होती है। तो जैसे एनीमिया होता है तो उसमें हम एक आयरन और फॉलिक एसिड नाम की दवाई चालू करते हैं और उसके बाद बच्चे में ये बीमारी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। इससे लक्षण यही होते हैं जैसे बच्चे को बार बार थकान हो जाना, बच्चा सुस्त रहना, बच्चा बराबर काम नहीं करता, पहले तो बहुत हंसता था अभी ये बच्चे को तकलीफ हो गई है। तो ये अगर एनीमिया नाम की बीमारी होती है तो हम उसमें दवाई चालू करके अच्छी तरह से बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पाया जाता है कि ऐसे बच्चे को लहू के विकार यानी लहू कैंसर या लुकेमिया होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमें टाइमली साल में एक बार खून की रिपोर्ट करवानी चाहिए और उससे हमें पता चलता है कि ये वाली बीमारी हो रही है नहीं। अगर हमें कोई ऐसी बड़ी बीमारी, जटिल बीमारी पहले स्टेज में ही पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन होता है।
और हम बताना चाहेंगे कि दूसरे बच्चे को जो कैंसर होता है उससे डाउन वाले बच्चे को कैंसर में रिलीफ ज़्यादा मिलती है और उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा अच्छा आता है। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी होती है तो हमें बेशक संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जब बच्चा बड़ा होता है तब उसमें जो यहाँ हड्डी का जो पार्ट होता है उसको हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। वो जॉइंट कभी कभी इनस्टेबल हो जाता है या उसमें कुछ परेशानी होने के कारण बच्चे को अलग अलग प्रकार के सिम्टम आने के चांस होते हैं। ये अराउंड 10 साल के बाद होता है, तब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे को हमें जैसे उसके हाथ नम हो जाना या फिर एक तरीका शरीर का पार्ट काम नहीं करना या फिर उसको बार बार गर्दन में परेशानी होना, तो ये सब चीजें बच्चे को होने की संभावना होती है। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी होती है। तो ये जब जो अलग अलग हमने आपको सिस्टम बताई है, पूरे शरीर में अलग अलग ये तकलीफें हो सकती है, इसके लिए हमें साल में एक बार आपके नज़दीक के जेनेटिक क्लिनिक में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एम्स में हमारे यहाँ 24/7 मतलब 365 दिन हम यहाँ पे जेनेटिक क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें रूम नंबर 224 पीडियाट्रिक बिल्डिंग ओपीडी में हम बैठते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नयन है, मेरे साथ डॉक्टर अरुण है, इसके अलावा डॉक्टर वरुणा मैम, डॉक्टर सियाराम सर, डॉक्टर कुलदीप सर भी हमारे साथ होते हैं। अगर हमें विशेषज्ञ की जरूरत होती है तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें डाउन वाले बच्चे में ध्यान रखनी चाहिए और इसके लिए हमें साल में एक बार बच्चे को जेनेटिक क्लिनिक में तो दिखाना ही चाहिए। अगर इसमें कुछ तकलीफें होती है तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको जो परेशानी होती है या किस तरह से सिम्टम होते हैं या कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए आपको हमेशा सहाय करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। यस मैम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नैन। डॉक्टर ने हमें अवगत कराया कि क्या क्या मेडिकल दिक्कतें बच्चों के साथ आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूर ये दिक्कत होगी ही होगी, इससे ये है कि इनमें से कोई भी दिक्कत आ सकती है और जब ये दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से अगर हम उसका इलाज टाइम पे ना करें तो बच्चे का विकास और ज़्यादा पिछड़ जाता है। तो इसलिए इनका टाइम से इनके बारे में जांच कर लेना ज़रूरी है और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका उस हिसाब से इलाज कर लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप आके, जैसा डॉक्टर नैन ने बताया, कि हमसे कभी भी मिल सकते हैं। तो इस डाउन सिंड्रोम को की ये जो हमने मीटिंग करी है वो वही उसका मकसद है जो डाउन सिंड्रोम डे बनाने का है, यानी कि बच्चों डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का अधिकार, उनका समावेश और उनका कल्याण। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर नरेश नेमलानी जी का स्वागत करना चाहूँगी। ये विभाग अध्यक्ष है हमारे यहाँ मनोचिकित्सा विभाग में और ये मानसिक समस्याएं जो भी बच्चों के साथ आती हैं उनसे किस तरह से डील करना चाहिए उसमें हमें मार्गदर्शन देंगे। सर नमस्कार। I guess ma'am my screen is visible? यस सर। या नमस्कार। क्षमा चाहूँगा, टेक्निकल कारणों से मैं बात नहीं कर पा रहा था आपसे। एम्स आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और कुलदीप सिंह सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने आज जो प्रोग्राम आयोजित किया है, मैं इस पे बातचीत करूंगा कि जो बच्चों में व्यावहारिक परेशानियां आ जाती हैं डाउन सिंड्रोम के कारण से, उन बातों पे मैं कुछ प्रकाश डालूंगा कि हम आगे कैसे इन बातों को थोड़ा समझ सकें और उस हिसाब से हम मेहनत कर सकें मिलजुल के एक टीम की तरह, जिससे उसका बच्चे की समस्त परेशानियों को हम समय पे पहचान सकें और उसका निदान कर सकें। देखा जाता है कि बच्चों में व्यावहारिक परेशानियां होती हैं कई कारणों से, और जो हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, उनमें तकरीबन 10 में से एक बच्चे में किसी न किसी तरह की व्यावहारिक परेशानी आने की रिस्क रहती है।
और तब जब हम वहाँ पे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की बात करें तो हर 3 में से 1 बच्चे में किसी न किसी व्यवहारिक परेशानी को होने की संभावना रहती है। और कई जगह ये देखा जाता है कि हर 2 में से 1 बच्चे में कई बार किसी न किसी तरह की बिहेवियरल या व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक परेशानियां होने की संभावना रहती है, जिसके लिए हमें प्रोफेशनल मदद लेनी पड़ती है। ऐसा क्या है कि इन बच्चों में मनोवैज्ञानिक या व्यावहारिक परेशानियां और बच्चों की तुलना में ज़्यादा होती है? ये सब हम एज़ अ अभिभावक और एज़ अ हेल्थ प्रोफेशनल समझते हैं कि ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब बातचीत उतना सुचारू तरह से नहीं कर पाते जैसे बाकी बच्चे कर पाते हैं। साथ ही साथ ये बच्चे जब कई तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं, तब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब भी वो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके मन में कई तरह के व्यवहार या कई तरह के इमोशंस आते हैं और उन तरह की भावनाओं को जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यावहारिक परेशानी के रूप में चीज़ें हमें दिखती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये बच्चे कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने अभिभावकों से, अपने भाई-बहन से, अपने और मित्रों से। तो चूँकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कई तरह की व्यावहारिक परेशानियाँ इन्हें हमें देखने को मिलती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों में जब भी हमें परेशानियाँ आती हैं, क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, आगे हम कैसे इसमें मिल-जुल के मदद कर सकते हैं। मैं अपनी बातचीत को संक्षिप्त रखूँगा ताकि आप जो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें इससे संबंधित प्रोग्राम के अंत में, तो मैं आपको उसके बारे में जागरूक कर पाऊँगा। लेकिन मोटे तौर पे जब हम देखते हैं कि जिन बच्चों में कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर नयन बता रहे थे, अगर किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बच्चों में मनोवैज्ञानिक परेशानियाँ या व्यावहारिक परेशानियाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। सबसे ज़रूरी जब हम देखते हैं तो बुद्धि का कम होना या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के परिवार में डाउन सिंड्रोम सबसे बड़ा कारण है, जिस करके बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आईक्यू या बुद्धि का कम होना। और हम देखते हैं कि जिन बच्चों में इस तरह की परेशानी है, मंद बुद्धि से ग्रसित हैं, उनमें तकरीबन 15 से 20% बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। और अगर हम डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बात करें तो अधिकांश बच्चों में बुद्धि की कुछ कमी होती है, कुछ में जब बुद्धि की कमी काफ़ी कम होती है, मानिए हमारी भाषा में अगर वो 70 पॉइंट से कम है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मंद बुद्धि कहते हैं, कि बच्चा अपनी चीज़ों के हिसाब से उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाता, साथ ही साथ उसकी जो बढ़त होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो भी स्लो होता है और उसका चलना, फिरना, बोलना, सामाजिक गतिविधियाँ सब प्रभावित होती हैं और वो अपनी उम्र के हिसाब से जो उसकी देखें मन की उम्र या दिमाग की उम्र वो कम रह जाती है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। और इस करके बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति में कुछ कमी रहती है, साथ ही साथ कुछ व्यावहारिक परेशानियाँ, मतलब गुस्सा करना या कुछ ऐसी व्यावहारिक परेशानी जिससे उनके अभिभावकों को परेशानियाँ आ रही हैं, अपने आप को हानि पहुँचाना या चीज़ों को ना मानना या ज़िद्दीपना, वो सब परेशानियाँ पनपती हैं, जिसमें हम आगे बातचीत करेंगे। कई बच्चों में एंग्जायटी या घबराहट की बीमारी भी होती है, जिससे वो बच्चे उतना अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और आने-जाने में उनको ये परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ये कई प्रकार की होती है, कुछ बच्चा हमेशा ही चिंतित रहता है, घबराहट में रहता है, या कुछ बच्चे जो बीच-बीच में उनके साथ ऐसा फेज़ आता है जिसमें वो काफ़ी घबरा जाते हैं और एंग्जायटी के अटैक्स होते हैं। कुछ बच्चों में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बार-बार करते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स या व्यावहारिक चीज़ें जो हम देखते हैं, जो कुछ न कुछ तरह से चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को चेक करना, बार-बार हाथ साफ करना, इस तरह की परेशानियाँ जिसमें वो अपने आप को नहीं रोक पाते, जो हमें इशारा करती है कि शायद बच्चे में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है। कई बार हम बच्चों में देखते हैं कि वो बातें मानते नहीं हैं, जो हम बोलते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उतना व्यावहारिक तौर पे अपने आप को सही प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है या कई तरह के इम्पल्सिव डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें बच्चा उस उतावलेपन में कई ऐसी हरकतें कर बैठता है जो सही नहीं होती हैं। और एक बड़ा वर्ग जो हम देखने को मिलता है स्कूल्स में, बाकी बच्चों में भी और साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम की तकलीफ है, इनअटेंशन या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो बच्चे कहीं एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं,
एक जगह टिक नहीं पाते हैं, और कई बार जब मन में कोई विचार आता है उतावलापन के प्रति, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जिस तकलीफ को ADHD कहा जाता है संक्षिप्त में। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो वैसे तो बेहतर हैं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में काफी पीछे हो जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना घुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और जब उनको करना भी पड़ता है तो उनको वो स्किल्स भी नहीं होती हैं। उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ ये तकलीफें इशारा करती हैं। कई बच्चों में जो हम देखते हैं, कई बार अभिभावक भी देखते हैं कि उनको नींद संबंधित परेशानियां होती हैं, कि वो समय पे सोना उनका नहीं हो पाता है, उनको रात में नींद समय पे नहीं आती, बीच बीच में उठ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसे भी ज्ञान हो रहा है कि वो कुछ अलग है और बच्चों से, या कई कुछ चीजें नहीं कर पा रहा, इस करके बच्चा अवसाद या उदासी या डिप्रेशन से ग्रसित होने की भी संभावना काफी रहती है। और हम देखें इन बच्चों में चूंकि पहले से ही थोड़ा समझबूझ कम थी और कई गतिविधियां बच्चा नहीं कर पा रहा था, अगर तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो गतिविधियां कुछ बच्चों में जिन्हें समय पे इलाज नहीं मिलता, काउंसलिंग नहीं मिलती या उतनी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो उनका जो मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं या समझबूझ होती है या अपनी क्षमता होती है वो और कम होती जाती है। तो ऐसे बच्चों में एक उम्र के बाद डिमेंशिया होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांशतया सामान्य लोगों में 60 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है, जिससे वो भूलने लगते हैं चीजें जल्दी, जो जो चीजें उनको आती हैं उतना याद नहीं रख पाते हैं, और भी उनकी दिमागी गतिविधियां स्लो हो जाती हैं। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की बात करें तो उनको ये रिस्क कुछ ज्यादा होती है, इसलिए समय पे ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। मैं अब बातचीत करूंगा कि हम क्या करें। ये तो परेशानियां हैं, इनमें से कई परेशानियां आपने भी देखी हैं किन्हीं बच्चों में या आसपास, और हमारी टीम भी निरंतर ऐसी परेशानियां देखती हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हम एज ए अभिभावक क्या करें जिससे ये परेशानियां या तो उत्पन्न ना हो या समय पे इनका निवारण कर सकें या हैंडल कर सकें। तो बहुत ही जरूरी है कि जो हम देख रहे हैं बच्चों को और जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारी टीम बता रही है आपको निरंतर अभी भी और पहले से भी, हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जो हम कोशिश कर रहे हैं वो सुचारू तरह से करें। ऐसा नहीं कि जो भी बताया गया वो 2 दिन तो कोशिश हुई, उसके बाद बंद कर दिया, फिर रिजल्ट नहीं आ पाता। साथ ही साथ हम बच्चे से कैसे डील कर रहे हैं उस अपने व्यवहार को भी कंसिस्टेंट या निरंतर उसको फॉलो करने की, अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें फोकस करना पड़ेगा कि जो भी हम बातचीत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या थेरेपी ले रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं कि हम अगले कुछ समय में क्या हासिल करना चाहते हैं, और लंबे समय में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि हमारी कोशिश सुचारू हो। जो भी हम बच्चे से बातचीत कर रहे हैं वो सिंपल हो, जो हम बात कर रहे हैं, और क्लियर हो। बहुत सारी चीजें एकदम नहीं बोलनी, ताकि बच्चा भी समझ सके और वो उसको आगे अनुसरण कर सके और कंफ्यूज ना हो। हमें एक रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है बच्चे की लाइफ में और साथ ही साथ सभी की लाइफ में, ताकि सवेरे से लेकर रात तक एक रूटीन हो, ताकि और उसको फॉलो किया जा सके। इसलिए बच्चे के लिए भी वो आसान होगा फॉलो करना, और हमारे लिए भी कुछ हद तक आसान होगा उस तरह से गतिविधियां करवाना। जितना हो सके बच्चे को हर चीज को लेके विजुअल क्यूज मिले, ताकि वो बच्चा चीजें जल्दी आइडेंटिफाई कर सके। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज यहाँ रखी हुई है, या मान लीजिए एम्स में आप आते हैं तो टॉयलेट्स यहाँ पे, तो कई बार बच्चा वो टॉयलेट वर्ड को इतने जल्दी पिकअप नहीं करेगा जितना वो चित्र के माध्यम से होगा। ऐसे ही घर में उनके कमरे में जो जो भी काम की चीजें रखी हुई हैं, अगर हमने वहाँ उस चीजों से जुड़े हुए चित्र भी लगा दिए हैं तो बच्चा जल्दी आइडेंटिफाई करेगा। साथ ही साथ जब उसको सिखाया भी जाता है तब वो भाषा के थ्रू भी है, बातचीत के माध्यम से भी है, ध्वनि के माध्यम से उसको चीजें दिखें भी सही, उसको चीजें वो फील भी कर सके। अगर उसको मल्टी मॉडल या मल्टी सेंसरी इनपुट्स मिलते हैं तो बच्चा चीजें जल्दी समझ पाता है और जल्दी उन चीजों को अपनी रोजमर्रा की उसमें ला सकता है, ताकि वो उसको चीजों को सीख सके। जब भी हम कहीं जा रहे हैं किसी भी और जगह पे, मे बी वेकेशंस में, मे बी दूसरी जगह पे, या मे बी किसी भी फंक्शन में, तब हमें पहले से प्लान करना है, क्योंकि ये बच्चे उतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाते हैं। ताकि हम थोड़ा प्लान पहले से करें, थोड़ा बच्चे को भी प्रिपेयर करें, थोड़ा चीज़ों को आसान रखें, ताकि माता पिता पे काफ़ी लोड ना आए और साथ ही साथ बच्चा भी काफ़ी परेशान ना हो। बहुत ही ज़रूरी है हमें अभिभावक या उनके भाई बहन के तौर पे हमें फन जरूर करना इन बच्चों के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे को भी अच्छा लगे, सीखने को भी मिले और हमें भी उनसे जुड़ने का मौका मिले। जैसे जैसे बच्चा अच्छा कर रहा है हमें उसको किसी न किसी तरह से रिवॉर्ड करना है, ताकि बच्चे का वो व्यवहार थोड़ा रेगुलर हो, थोड़ा स्टेबल हो।
इस तरह का व्यवहार जब होगा तब बच्चा मान लीजिए हमने बच्चे को हग किया, बच्चे को पैट किया, बच्चे को वेरी गुड बोला, जैसे भी परिवार में सोशल रिवॉर्ड हो सकते हैं या वो चीज़ें जो बच्चे को पसंद है, हमने अब उसके साथ खेलना है या कुछ ऐसा खाना है या कुछ ऐसा बनाना है जिसमें बच्चे की रुचि है, जिससे बच्चा उन व्यवहारों को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा जो गुड हैं। यस, जो फिर बैड व्यवहार है उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम आगे बातचीत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसा डॉक्टर नयन, डॉक्टर वरुणा और कुलदीप सर बता रहे हैं निरंतर कि हमें पीडियाट्रिशियन से जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि समय पे चेकअप भी हो सके और समय पे सलाह भी मिल सके, चीज़ों को समय पे आइडेंटिफाई भी किया जा सके और मदद भी मिल सके। साथ ही साथ जब भी आवश्यकता हो हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से संपर्क, काउंसलर से संपर्क करना है ताकि बच्चे के विकास को सभी दिशा में हम बेहतर कोशिश करके उसको बेहतर बना सकें, बढ़ा सकें। आगे जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो हम हर जगह कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा कई चीज़ों में पिछड़ गया है, नहीं सीख पा रहा कई चीज़ें जो उसके उम्र के बाकी बच्चे जानते हैं, इसलिए छोटी सी टेक्निक्स हैं। पहला, गोल स्पेसिफिकेशन, मतलब हम चीज़ों के गोल्स को डिसाइड करें कि हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं, उसका क्या करंट फंक्शनिंग लेवल है कि बच्चा अभी क्या-क्या सीख चुका है और क्या-क्या सीख सकता है ताकि हम उस हिसाब से गोल्स बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर बच्चे में आईक्यू काफ़ी कम है, तो उसमें हम फिर ऐसे गोल रखेंगे जो उसके लिए आसान हो और फिर धीरे-धीरे मुश्किल गोल पे जाएँगे। लेकिन एक हमें लिस्ट बनाना बहुत आवश्यक होती है कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। प्लस हम जो भी सिखाना चाहते हैं उस टास्क को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस बात को, उस गतिविधि को, उस एक्टिविटी को थोड़ा ब्रेक करके सिखाएं। उसको बच्चे को पूरी की पूरी एक्टिविटी सिखाना काफ़ी बार बहुत मुश्किल रहता है। साथ ही साथ बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को भी नज़र में रख के हमें एक्टिविटीज़ को, टास्क को प्लान करना होता है। जैसा मैंने बताया, रिवॉर्ड मतलब बच्चे को इनाम दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को पसंद है, जब भी वो चीज़ें ऐसी कर रहा है अपने व्यवहार में जो सही है, तो हम उसको कुछ फूड दे रहे हैं, कुछ प्रेस कर रहे हैं, कुछ उस पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ उस पर प्यार कर रहे हैं, जिससे बच्चा आगे और मोटिवेट होता है कि मुझे और अच्छी कोशिश करनी है और जो मैंने अभी कोशिश करी वो रेगुलर करनी है। मॉडलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं, खुद करके बताते हैं, जिससे बच्चा देखता है और उसको फॉलो करता है। शेपिंग एक टेक्निक है जिसमें बच्चा अगर नहीं कर पाता उसको छोटे-छोटे हिस्से में हम उसको सिखाते हैं और उसको थोड़ा गाइडेंस देते हैं जिससे वो उस टास्क को कंप्लीट करने में उसके लिए आसान होता है। चेनिंग टेक्निक है जिसमें हमने अगर बच्चे को कुछ सिखाना है उसको कई पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और वो छोटी-छोटी स्टेप्स बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। मान लीजिए कि एक बच्चे को हमने ब्रश करना सिखाना है, तो हमने ब्रश करने को कई पार्ट्स में तोड़ दिया। मान लीजिए ब्रश के लिए जहाँ ब्रश रखा हुआ है वहाँ गए, वॉश बेसिन का नल ऑन किया, ब्रश को नल के नीचे रखा, नल को बंद किया, फिर टूथपेस्ट उठाई, फिर टूथपेस्ट पकड़ी, फिर टूथपेस्ट खोली, फिर टूथपेस्ट को ब्रश पे लगाया। ऐसे करके अगर हम देखें तो टूथपेस्ट सिखाने की चीज को हम तकरीबन 15 से 20 स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। तो जब हम पहली स्टेप सिखाते हैं, पहली स्टेप बच्चे ने सीख ली, बाकी सब स्टेप अभिभावक कर रहे हैं, फिर बच्चे ने 2 स्टेप शुरू की, सीख ली, फिर बाकी स्टेप अभिभावक करते हैं। ऐसे करते बच्चा एक एक करके 15 या 20 पूरी स्टेप सीख लेता है। और अगर हम उसको सीधा सिखा रहे हैं, पहली स्टेप बच्चा कर रहा है, बाकी सब अभिभावक करें, तो उसको फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। बैक चेनिंग जब सारी स्टेप्स अभिभावक ने करी और आखिरी स्टेप बच्चा कर रहा है तो उसको बैक चेनिंग कहते हैं। ये अलग अलग एक्टिविटीज में हम डिसाइड करते हैं क्या बेहतर होगा। प्रॉम्प्टिंग जो आप अक्सर सुनते हैं कि हम बच्चे को असिस्ट करते हैं, बोल के, बता के, दिखा के, इशारा करके ये चीज कैसे करनी है, उसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ये सारणी थी कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं। और मेरे आखिरी स्लाइड में मैं बस ये बताना चाहूंगा कि जब बच्चा कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, टेंट्रम कर रहा हो, व्यावहारिक परेशानियां उत्पन्न कर रहा हो या अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो या चीजों को, तब हम क्या करें। इसमें कई प्रैक्टिकल चीजें जो हम कर सकते हैं। डिसरिगार्डिंग एक टेक्निक है, जब ऐसा है कि वो व्यवहार जो बच्चा कर रहा है वो किसी तरह से हार्म नहीं दे रहा, तब हमें उसको इग्नोर करना आवश्यक है। मान लीजिए बच्चा जो भी कागज पड़े थे छोटे छोटे टेबल पे उसको बिखेर रहा है और हम बच्चे को उस टाइम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चा नहीं समझ रहा, तो हम उसको इग्नोर करें। इग्नोरिंग भी एक टर्म है, जब हमें ऐसी चीजें जिसमें बच्चा किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा तो हम बच्चे को भी इग्नोर कर रहे हैं, उसके व्यवहार को भी इग्नोर कर रहे हैं। तीसरी चीज है रीडायरेक्टिंग, जिसमें हम बच्चे को वापस सही चीज पे ले आते हैं। मान लीजिए बच्चा अब ये पेपर बिखेर रहा है लेकिन हम कुछ और चीज अभी करने वाले थे, तो बच्चे को उस पर फोकस करते हैं कि आ जाओ हम ये करेंगे, या आ जाइए हम अभी बैठ के ये खाएंगे,
या ये एक्टिविटी करेंगे, तो इससे बच्चा रीडायरेक्ट करता है, वापस उस चीज पे आ जाता है। जो भी बच्चा परेशानी कर रहा है और थोड़ा समझ पा रहा है, उसकी लिमिट सेटिंग करना बहुत आवश्यक है कि जो भी आपने अभी किया बस इसके आगे नहीं करना, ताकि बच्चा अपनी लिमिट समझने लगता है और थोड़ा अभिभावक उसको समझाते हैं मिलजुल के। ब्लॉकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब बच्चा कुछ भी ऐसा हार्मफुल करने वाला है जिसमें वो बच्चे को या किसी और चीज को नुकसान हो सकता है, तो हमें बच्चे को रोकना, उसका हाथ पकड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उससे हानि हो सकती है। ग्रेजुअल गाइडेंस होती है कि जब बच्चा हमें वेट करना है बच्चे का, ताकि उसको हम धीरे धीरे गाइड करेंगे, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के, ऐसा नहीं कि हम हर जगह उसको गाइड कर रहे हैं। टाइम आउट एक टेक्निक है। अगर बच्चा थोड़ा समझ पाता है, ज्यादा आईक्यू कम नहीं है, तब मान लीजिए हम अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे ने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो गलत है, तो हम उसको कहते हैं कि आप 5 मिनट अभी रूम के बाहर जाइए, या ऐसी जगह पे जहाँ खेलने कूदने की चीजें नहीं, और वो उस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा। लेकिन बच्चे को समझ आना चाहिए कि उसको बाहर क्यों भेजा या टाइम आउट क्यों दिया, ताकि उसने ऐसा किया, आगे से ऐसी चीज नहीं करनी, ताकि जो भी खेलकूद वाला या खुशी वाला या अच्छा वाला समय चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए उस चीज से बाहर निकालते हैं, उसको सिखाने के लिए। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मान लीजिए बच्चा पेपर तो फेंक रहा है, लेकिन उसकी मम्मा ने उसको सब्जी रोटी दी थी खाने के लिए, तो इधर से पेपर फेंक रहा है, लेकिन इधर से बीच बीच में एक निवाला वो खा भी रहा है, एक निवाला फिर 2 निवाला। तो हमने बच्चा जो खाना खा रहा है बीच बीच में, उस व्यवहार को देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है, बहुत अच्छा खा रहे हैं आप खाना, बहुत अच्छे से खा रहे हैं। जबकि वो जो पेपर फेंक रहा है उस बात को हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चा धीरे धीरे उस बात को लेके और अच्छे से खाना खाएगा, और जो पेपर फेंक रहा था या कचरा फैला रहा था वो नहीं करेगा। ओवर करेक्शन, अगर बच्चे ने कहीं पानी फैला दिया है और हम बच्चे को कहते हैं कि आप अब जब कपड़ा लेके आइए उसको साफ करिए, लेकिन जहां उसने पानी फैलाया वहां तो साफ करना ही है, उसके आसपास का थोड़ा फर्श भी साफ करना है, ताकि बच्चे को उस बारे में समझ आए कि जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो उसको समेटना मुझे ही पड़ता है। ये उन बच्चों के लिए जो समझ पाते हैं। कई बार हम रिस्पॉन्स कोर्स भी एक टर्म यूज करते हैं जिसमें बच्चे को जो जो भी हमने रिवॉर्ड दिए हैं या जो जो भी उसको आगे चीजें मिलनी है उसको माइनस कर देते हैं, अगर उसने कुछ गुस्सा किया, नुकसान किया या गलत व्यवहार किया। ये सब टेक्निक्स में से हम टेक्निक्स तब डिसाइड करते हैं जब बच्चे का मानसिक विकास कितना है। इसलिए कुछ टेक्निक्स बहुत आसान है, कुछ टेक्निक्स थोड़ी मुश्किल हैं, और उसको क्या परेशानी है। मैं इस बात को विराम दूंगा। इस तरह की कई सारी टेक्निक्स हैं जो हम और हमारे साथ हमारे साइकोलॉजिस्ट कोलीग्स हम मिलके सिखाते हैं अभिभावकों को एवं बच्चों को, जिससे उनको फायदा होता है और आगे उनका जीवन और सुगम होता जाता है। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बच्चों को फन करते हुए देखना चाहते हैं, आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, उनका विकास सभी दिशाओं में, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सभी तरफ से उनका विकास सुचारू हो सके। इसलिए हम सभी को, अभिभावकों को एवं सोसाइटी को एवं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को साथ मिलकर करने की जरूरत है, तभी हम इन बच्चों को हंसते खेलते हुए देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ समय दिया, और आपके प्रश्नों के लिए मैं अभी भी रहूंगा उपलब्ध, एवं बाद में भी जब भी आप कनेक्ट करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर आपकी दी हुई जानकारी से सभी अभिभावकों और बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ होगा। और मैं अगले सेशन की तरफ बढ़ना चाहूँगी। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर चारू शर्मा का। डॉक्टर चारू शर्मा हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं, और ये हमें बताएंगी प्रेगनेंसी और डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। मैम, डॉक्टर चारू। हाँ, 1 मिनट में बस अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर वरुणा। मैं डॉक्टर चारू शर्मा, मैं एम्स जोधपुर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद दूंगी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का कि उनकी वजह से आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। तो आज हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम, कि क्या हम ये जान सकते हैं कि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु में डाउन सिंड्रोम है या नहीं, तो इसके बारे में क्या हम पहले से जान सकते हैं या नहीं। तो ये अभी हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ये डॉक्टर नयन ने आपको पूरा डिटेल में बताया। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें क्रोमोसोम 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। तो अब सवाल ये होता है कि किसी भी महिला में क्या डाउन सिंड्रोम
से पीड़ित बच्चा हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल, किसी भी महिला को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा हो सकता है। पहले एक था कि जब एज बढ़ती है, ज़्यादा एज होती है, तो उस कंडीशन में यह प्रॉब्लम अधिक बढ़ती है, पर देखा गया है कि कम उम्र की महिलाओं में भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा हो सकता है। यदि किसी का एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, तो इसके दोबारा होने का रिस्क 1% के करीब होता है। ये तब है जब पहले बच्चे की जेनेटिक टेस्टिंग हुई है और हमें ये कंफर्म्ड है कि उसमें डाउन सिंड्रोम में जो 21वां क्रोमोसोम नंबर है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, क्योंकि ये किसी और कारणों से भी कई बार हो जाता है। अब कई लोग पूछते हैं, कई महिलाएं पूछती हैं कि क्या डाउन सिंड्रोम का खतरा तब भी है जबकि परिवार में एक भी बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है? जी हाँ, ये तब भी हो सकता है जब परिवार में किसी को भी डाउन सिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे कि अगर किसी को है डाउन सिंड्रोम परिवार में, तो इसका खतरा 1% के करीब रहता है। क्या जन्म से पहले गर्भ में इस बीमारी की जांच संभव है? बिल्कुल संभव है। गर्भावस्था के दौरान एक टेस्ट होता है जिसे हम कंबाइंड स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसमें हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, जो माँ का ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि महिला हमारे पास कब आई है। अगर वो प्रेगनेंसी के अर्ली समय में आ गई है, जैसे शुरू के 3 महीनों में, तो हम उस समय डुअल मार्कर नाम का एक टेस्ट होता है, वो करवाते हैं। और यदि किसी कारणवश वो है चौथे या 5वें महीने में आई है, जब ये डुअल मार्कर नहीं हो सकता है, तब क्वाड्रुपल मार्कर नाम की भी एक जांच होती है, जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम होने का खतरा कितना है। कंबाइंड स्क्रीनिंग क्या है? जैसे अभी बताया मैंने कि इसमें एक ब्लड का टेस्ट होता है, साथ ही में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें जो गर्भावस्था में जो शिशु होता है, उसके गर्दन पर हम सूजन देखते हैं, साथ में अन्य अंगों की भी जांच करते हैं। तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क कितना है। यह दोनों जांचें, जो ब्लड टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड है, ये एक ही दिन कराए जाते हैं। और इस कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट को कराने का सही समय 11 हफ्ते से 14 हफ्ते तक का होता है। ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हैं या आपके आसपास या कोई और भी जो पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी जिनकी हो रही है, तो ताकि आप उनको बता सकें कि गर्भावस्था में ही हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इन सब जांचों से गर्भस्थ शिशु में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। टेस्ट में अगर आता है कि यह संभावना कितनी है, जैसे 1/250 है, तो इससे यह पता चलता है कि 250 में से एक महिला ऐसी हो सकती है जिसमें यह डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे हम रिस्क देखते हैं कि अगर रिस्क हाई है, तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है वो है, उसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, इसमें एक पतली सी सुई हम डालते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, और बच्चे के आसपास का जो पानी होता है उसको हम जांच के लिए भेजते हैं, जिस जांच का नाम है कैरियोटाइपिंग। डॉक्टर नयन ने आपको एक फोटो भी दिखाई थी जिसमें गुणसूत्रों की ये जांच होती है, जिसमें हम ये देख के पता कर सकते हैं कि 21वें नंबर क्रोमोसोम में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं है। क्या एमनियोसेंटेसिस से होने वाले शिशु को कोई खतरा है? यह सवाल आमतौर से सभी महिलाएं हमसे पूछती हैं। तो इसका जवाब है कि आमतौर पर इससे माँ या गर्भस्थ शिशु को कोई खतरा नहीं होता है, पर कभी-कभी टेस्ट के बाद गर्भपात होने की संभावना होती है, जो कि बहुत ही कम है, 0.1 से 0.5%। यानी एक में से किसी, मतलब 1000 में से किसी एक का अबॉर्शन होने का रिस्क होता है। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या एम्स अस्पताल में उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। यह जांच यहाँ पर एम्स अस्पताल में हमारे विभाग में होती है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर गर्भस्थ शिशु में डाउन सिंड्रोम का निदान निश्चित हो जाए, यानी कि हम यह जान लें कि
बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, तो क्या उसका इलाज संभव है? तो ये आपको जैसे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर नयन ने, कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, पर ये बहुत खुशमिजाज होते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम बच्चों को सही केयर और सही देखभाल उनको दे सकते हैं ताकि वो अपना नॉर्मल तरीके से जीवन जी सकें। पर अगर माता पिता चाहते हैं कि डाउन सिंड्रोम वाले गर्भस्थ शिशु का वह गर्भपात कराना चाहते हैं, तो यह एमटीपी नियमों के अंतर्गत सही समय पर किया जा सकता है। क्या एमनियोसेंटेसिस की जांच सही आने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा? तो इन टेस्ट से गर्भस्थ शिशु में डाउन सिंड्रोम होने या ना होने का पता लग जाता है। अगर ये जांच सही है तो इससे यह पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम नहीं है, परंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि बच्चे में कोई अन्य अनुवांशिक बीमारी या अंगों में विकार नहीं हो सकता। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम एमनियोसेंटेसिस से केवल ये पता कर रहे हैं कि इसमें डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। तो यही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहती थी कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो हमारा यह वो रहता है कि हम उसकी जांच कर लें, स्क्रीनिंग कर लें पहले से ही, ताकि हम इस बात का अंदाजा लगा सकें कि गर्भस्थ शिशु में डाउन सिंड्रोम का रिस्क है या नहीं है। और अगर हमें यह पता चल जाता है कि रिस्क है तो हम उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं, और यह सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो यही बात की जानकारी देने के लिए ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद डॉक्टर चारू मैम, आपने हमें काफ़ी जानकारी दी प्रेगनेंसी और डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो अब मैं पूछना चाहूँगी, अगर किसी भी अभिभावक के पास कोई भी सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट सभी यहाँ पे हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह सर, डॉक्टर नरेश निबलानी सर, डॉक्टर चारू शर्मा मैम और डॉक्टर नयन। आप किसी से भी कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं डाउन सिंड्रोम के इलाज के बारे में, तो आई एम श्योर कि वो सभी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको सवाल पूछने में कोई कठिनाइयाँ होती है तो अपना सवाल रिकॉर्ड करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वर्ड्स डाउन सिंड्रोम, उसमें आप रख सकते हैं और हम आपको उसका जवाब अभी दे सकते हैं। तो मैम, मेरा क्वेश्चन कुलदीप सर से और आपसे है कि सुबह से हमें ये बातें बताई जा रही है कि डाउन सिंड्रोम वाले पेरेंट्स एक पूछ रहे थे कि जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, ये हो सकता है, तो ये नेगेटिविटी थोड़ी और ज्यादा हो गई। तो क्या आप बता सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं? मतलब एक पेरेंट्स का ये भी सवाल है, तो कोई आंसर कर। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा मकसद नेगेटिविटी नहीं, जागरूकता फैलाने का था। तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएटली यानी समय अनुसार हम टेस्ट कर लें, ताकि हम उनका इलाज कर लें, तो बच्चे के जो विकास में, चाहे मानसिक विकास है चाहे शारीरिक विकास है, उसमें कोई और बाधा नहीं आए। तो इसलिए ये सारी जांच करवा के वक्त के साथ, जैसे अगर बच्चे के दिल में छेद है, अगर वो नहीं पकड़ा गया, बार बार बच्चे को निमोनिया होता रहा, तो फिर वो कैसे कुछ चीज़ सीखेगा, कैसे चलेगा, बढ़ेगा, आगे काम करेगा। तो इसलिए अगर वो टाइम से पकड़ लिया जाए कि बच्चे के दिल में छेद है, तो आप उसका इलाज कर सकते हो। सिमिलरली जैसे बच्चे को सुनने की अगर दिक्कत है, तो अगर बच्चे को सुनाई ही नहीं देगा तो वो नई चीज़ कैसे सीखेगा? तो इसका भी इलाज उपलब्ध है कि अगर बच्चे को सुनाई देने में कुछ दिक्कत है, हमने उसका इलाज करवाया, तो उसके हिसाब से बच्चा फिर और अच्छे से सीख पाएगा। तो डेफ़िनेटली ऐसा लगेगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि इस माध्यम से हमने दी है, तो उसका मकसद सिर्फ़ जागरूकता फैलाना है, और आपको ये सब याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अस्पताल में आइए, हम जैसे-जैसे जो भी इलाज होगा, वो करेंगे।
कुलदीप सर, या डॉक्टर वरुणा, हाँ, या बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं है, डाउन सिंड्रोम में कुछ बच्चों की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको हम विकसित कर सकते हैं। और ये भी कहना गलत होगा कि ये मंदबुद्धि होते हैं। कुछ बच्चों में कुछ ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो नियर नॉर्मल हो सकते हैं, जो अपना बिल्कुल काम भी कर सकते हैं। और यूजुअली ऐसे देखा गया है कि उन्होंने 12th और ग्रेजुएशन भी की है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को हमें पहचानना पड़ेगा कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है, और उस अच्छाइयों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उपकरण अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इन बच्चों की हार्ट डिजीज़ संभव होती है। अगर हियरिंग की प्रॉब्लम है तो कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है। अगर पेट के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उसमें विकास में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका भी ऑपरेशन के ज़रिए ठीक हो जाता है। और बच्चों को स्टिमुलेट करते रहने से इन बच्चों का जो विकास होता है वो अच्छा हो सकता है। जहाँ तक इनका सोशल माइलस्टोन्स की बात है, तो ये लोग सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं, और ये काफ़ी समाज के लिए प्रेरणादायक हो सकता है कि हम लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। जो फीमेल्स होती हैं डाउन सिंड्रोम में, उनमें प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे चल के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, उनके बच्चे नॉर्मल भी होते हैं। तो कई अच्छी बातों को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आज का जो हमारा ये सेमिनार है, इसका पर्पज़ यही है कि हम ऐसे बच्चों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर करने की कोशिश करें। कुछ बच्चों ने अपने वीडियोज़ भेजे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई काम करते हुए, अपना डांस करते हुए, बोलते हुए, आर्ट्स को दिखाते हुए ऐसे प्रस्तुति की है, वो हम शेयर करेंगे जब माता-पिता का कंसेंट हमें मिल जाएगा। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर नरेश से एक सवाल पूछना चाहूँगी। सर, आपने काफ़ी जानकारी दी हमें कि बच्चों को किस तरह की समस्या आ सकती है और किस तरह से उनका रूटीन बिल्ड करना चाहिए, नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करना चाहिए। कोई कोपिंग स्किल्स माता-पिता के लिए जब उन्हें कॉन्स्टेंटली एक चिंता रहती है अपने बच्चे के लिए कि हम क्या करें, कैसे करें? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दोनों प्रश्नों, जो पिछला प्रश्न था या कथन था डॉक्टर नयन ने जो अभी बोला अभिभावकों की तरफ से, और जो आपने अभी डॉक्टर वरुणा ने बोला, देखिए समाज में एवं परिवार में हम देखें तो सब चीज़ें बराबर नहीं होती हर तरफ से। सेम ही अगर इन बच्चों की बात करें या और बच्चों की बात करें, तो अधिकतर बच्चे या तकरीबन सभी बच्चों में पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर उसको सही तरफ से सही दिशा मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट अभिभावक के लिए और हम सभी के लिए कंपेयर ना करें। हम कई बार तुलना करते हैं बच्चों की पड़ोस वाले बच्चे से, ये सभी माँ-बाप करते हैं, और बच्चों से भी, चूँकि कई बार एक से ज़्यादा बच्चे हैं परिवार में। तो तुलना करने पे कई बार हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम बच्चे को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार हम अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हर किसी की काफ़ी सारी खूबियाँ हैं और हर किसी की कुछ-कुछ कमियाँ हैं, हर किसी की मतलब संसार में सभी की। हमारी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है? खूब सारी खूबियाँ भी हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चे को देखते हैं, उसकी खूबियाँ, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया, उसमें यही है कि अगर हमारी जागरूकता है, हम समय पे चीज़ों का निदान कर पाएँगे, उनको ट्रेनिंग दे पाएँगे, परामर्श ले पाएँगे, तो हाँ, परेशानियाँ शुरुआती दौर में ही बेहतर होने की तरफ चली जाएँगी और हमें शायद परेशानियाँ बड़े हुए रूप में नहीं दिखेंगी। और इम्पोर्टेंटली जब मैं इस तरह के बच्चों से मिलता हूँ और मैंने अध्ययन भी किया, तो जो बाकी व्यावहारिक परेशानियाँ हम और बच्चों में देखते हैं या और तकलीफ से ग्रसित बच्चों में, तब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में गुस्से या आक्रामकता वाली परेशानियाँ तकरीबन नहीं होती हैं, क्योंकि ये बड़े प्यार से एक्सप्रेस करते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं और बड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं, और अधिकतर इनके अभिभावकों को भी वो परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, जब हम तुलना करते हैं और तकलीफों से। रही बात माता-पिता को क्या करें जिससे चीज़ें बेहतर रहें, सबसे ज़रूरी मिल-जुल के बच्चे का ध्यान रखें। किसी एक पैरेंट पे उसका लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिल-जुल के टेक्निकली चीज़ें समझ के उनका ध्यान रखेंगे परवरिश की तरफ, तो बच्चे की बढ़त बेहतर होगी और किसी भी एक पैरेंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। स्वयं को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि कई बार हम खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए आपका पेरेंट्स का, अभिभावक का समय पे सोना, समय पे भोजन, समय पे आप शारीरिक व्यायाम, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, कई तरह की और चीजें, अपने आप को एक्सप्रेस करना और लोगों से जुड़ना, बातचीत करना, एवं जो भी फन एक्टिविटियां, हॉबी एक्टिविटीज है, अभिभावक की भी हो, बच्चे की भी हो, और कुछ हद तक साथ साथ भी हो। और जब आप और अभिभावकों से जुड़ते हैं, पेरेंट्स ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप्स, तब आपका मनोबल और बेहतर होगा, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो कुछ और अभिभावकों ने कुछ समय पहले उसका निवारण किया है, तो आपको ज्यादा अच्छे से मदद भी दे पाएंगे। और आप जितना स्वस्थ हैं, बैलेंस हैं, अपने आप को जितना अच्छे से बच्चे के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बच्चा भी हमसे देख के सीख भी रहा है, और हमारी जो कोशिश है वो और सुचारू हो पाएगी। तो इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों पहलुओं की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत सही बात बताई कि और मेरे ख्याल से ये सभी अभिभावकों के लिए अप्लाई करती है कि उनको अपना भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों के साथ साथ। बच्चों की मेडिकल कंडीशन को तो डेफिनेटली वो डील करवाने की कोशिश करते हैं, पर कई बारी माता पिता अपने आप को इग्नोर कर देते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो थैंक यू वेरी मच सर। और किसी के कोई सवाल है इस मीटिंग से? वो तो सर ने एक बहुत अच्छी बात और कही, वो है डाउन सिंड्रोम सपोर्ट ग्रुप के लिए। तो जैसे एक सपोर्ट ग्रुप कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक माता-पिता जो सब एक ही समस्या से डील कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी समस्याएँ और समाधान बाँटें। तो जैसा हमने एक छोटा-सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट ग्रुप की तरह भी काम में आ सकता है। तो उसमें सभी अभिभावक जिनके बच्चों को ये समस्या है वो इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपकी कोई समस्या, और हम भी सभी डॉक्टर उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कभी कोई समस्या लगती है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो उसके डॉक्टर्स के एक्सपर्ट एडवाइस के अलावा माता-पिता भी जो उनका अपना अनुभव रहा है इस बारे में कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं, स्कूल में नहीं डालना चाहिए, इस तरह की कोई भी जो बातें हैं वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और आई एम श्योर इससे सभी को ही फायदा होगा, पूछने वाले को भी, बताने वाले को भी, सभी को ही इन सपोर्ट ग्रुप से काफ़ी फायदा होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर नरेश और कुलदीप सिंह सर और डॉक्टर चारू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब हम इन बच्चों का टैलेंट शो शोकेस करना चाहेंगे। तो हमने एंट्रीज मंगवाई थी कि अगर कोई भी बच्चे पेंटिंग कंपटीशन के लिए और टैलेंट शो के लिए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट अगर बच्चे में है तो वो उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी एंट्रीज आई हैं, और इनफैक्ट काफ़ी एंट्रीज, ज़्यादातर एंट्रीज जो हैं वो आज सुबह के बाद ही आना चालू हुई हैं। तो मैं डॉक्टर नयन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो एक-एक करके ये सारे टैलेंट जो है वो डिस्प्ले कर दें, और हम हाँ मैम, एक्चुअली तो ये है, सबसे पहली एक पेंटिंग भेजी है। मैम मेरी स्क्रीन दिख रहे हो? आपका स्क्रीन दिख रहा है लेकिन उसमें वो पेंटिंग नहीं दिख रही है, वो सिर्फ आपका ये विंडो दिख रहा है। अच्छा, उसको ओपन करके फिर सेलेक्ट करिएगा डॉक्टर नयन, देन हाँ इट विल। हाँ फुल स्क्रीन ले लीजिए। यस सर। नरेंद्र जी, आपने हैंड रेज करा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। ये हमने पेंटिंग भेजी है, चाहत है, छोटी सी प्यारी सी लड़की है,
उसने एक पेंटिंग और अपना वीडियो भी भेजा है। तो उसमें उसने ब्यूटीफुल कलर और इसके साथ उसने स्काई और दो पंछी उसमें की तरह से घूमते हुए है, वो पेंटिंग हमें भेजी है। इसके अलावा हम तो वीडियो भी है, तो एक एक करके हम वीडियो चालू करते हैं। काफी तो सुंदर सबसे पेंटिंग पहला है ये, वीडियो जो चाहत ने हमारे को भेजी है, शायद स्प्रे पेंटिंग के माध्यम से करी है और पीस का मैसेज देती हुई ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहत और उसके माता पिता को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी ये खूबसूरत रचना हमारे साथ शेयर करी। सेकंड एक हमारे पास वीडियो है मैम, ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ। ये एक तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो उन्होंने भेजा था और हर्षिता नाम की बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने ये बहुत ही अच्छा डांस किया है। इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो चालू करेंगे। ये है एक लड़की जिसका नाम जेनिसा है और वो स्कूल में पढ़ती है और अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से वो अपने अलग अलग पढ़ाई के दौरान उसने जो सीखा है कैसे उस फ्रूट के नाम ले रही है। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो आंसर दे रही है, सच्चे आंसर दे रही है। ये देखिए क्या है ये? हाँ पढ़ा दे दो प्लीज, पढ़ा दो मुझे। ये क्या है? Papaya, very good. Janisa, which fruit is this? Orange, very good. And which fruit is this? Cherry, very good. And which fruit is this? Jamun. Which fruit is this? क्या है? think क्या है ये? ये क्या है? ask your friend क्या है ये? yummy tasty
fruit is this? क्या है? Pineapple. Very good. And now which one is this? ये वाला क्या है? फ्रेंड बताओ इनको. फ्रेंड हेलो. क्या है ये? ऐसे खाते हैं. क्या है ये? कौन सा फ्रूट है? क्या है ये? कौन सा है जिनिसा? बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो था। इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक लड़की एक बच्चा घोड़े पे राजा की तरह सवारी करके देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसने किस तरह से वो सवारी करता है, बैठा है, किस तरह से वो हंसता खेलता है, वो हम देखेंगे। बहुत ही क्यूट है। कब जाओगे? अनखा कर दे, खोल कर देख। क्यों बोल पड़ा है? ये पड़ा है वो। आप पकड़ी रागी छोटी। हाँ चल लगी। बिट्टू तू है देख। हाँ अरे अपनी घोड़ी है ना, और घोड़ी चढ़ाओ, घोड़ी पर गुड़ सवार बना गोगे घोड़ी के जागो। ये देख। हाँ देख। ओहो पिंटू की घोड़ी देखो, पिंटू की घोड़ी देख। देख तन लेके देंगे। हाँ ठीक हुन्छ। ब्याम जाएगी लड्डू खाने है ना। उन्नी पड़ा तू चालन दे ने बाको चल बताओ हो क्यों हो? और हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें पेरेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने एक से ज़्यादा डिटेल भेजी है, बट टाइम कंस्ट्रेंट हमने जो वीडियो हमें मिले थे वो सबको हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अगर 2-3 ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे तो एक ही प्ले कर पाएंगे। इसके बाद ये एक अच्छा सा डांस करती हुई छोटी सी प्यारी लड़की वापस बहुत ही अच्छे से झूम बराबर झूम की तरह डांस करती हुई। ये हमारी प्यारी चाहत है। वाह, शॉर्ट वीडियो। और हमारे पास एक और वीडियो है जो सॉरी वो जो लास्ट लड़की थी वो जेनिसा थी, और एक चाहत नाम की लड़की है प्यारी सी, आपका नाम क्या वो है? पढ़ती हुई बताती है। अभी मैं आपसे एनिमल्स नहीं पूछूंगी, तो बताओ ये कौन सा एनिमल है? ये 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 गुड। ये वेरी गुड। लास्ट कौन सा? ये गुड। थैंक यू मैम बोलो, ध्यान से इधर देखिए। थैंक यू मैम, जोर से थैंक यू मैम। गुड। हमारे पास एक और बच्चा का वीडियो आया है।
देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो ब्लड प्रेशर ले रहा है और पूरा वो ख्याल है उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। डॉक्टर नैन, अगर ये मोहम्मद रफीक हमारे साथ हॉस्पिटल में आ जाए तो हमारी काफी मदद कर सकता है। हाँ मैम, अगर ये हमारे पास हॉस्पिटल में आएंगे तो हम इसके साथ एक बार अच्छी तरह से हेल्प भी करेंगे और अच्छी तरह से उसका ड्रीम पूरा करने में हेल्प भी करेंगे। हाँ, हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। मतलब उसने कफ तो बहुत अच्छी तरह से भी अप्लाई किया है। और ये प्रियांशु से मैं पूछना चाहूंगी, वो डरा नहीं घोड़े पे बैठने में? जिस तरह से वो चला रहा था, मतलब उसको डर जरा भी नहीं था और एंजॉय करके वो बच्चा अच्छी तरह से राजा की तरह ही सवारी कर रहा था। मतलब मुझे तो अभी भी घोड़े पे बैठने से बहुत डर लगता है, पर वो तो बहुत कॉन्फिडेंटली घोड़े पे बैठ के और घोड़े को चला रहा था। प्रियांशु के और भी वीडियो बहुत सारे भेजे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से मस्ती करता, डांस करता भी वीडियो है, पर ड्यू टू कंस्टेंट हम नहीं बता इसमें कवर करेंगे, लेकिन सारी वीडियो हमारे ग्रुप में तो अवेलेबल है ही। और एक प्यारा सा दूसरा बच्चा है रुद्रा, लिप सिंकिंग करता हुआ। लिप सिंकिंग करता हुआ अभी और एक पेरेंट्स ने हमें वीडियो भेजा है, गिव मी वन टाइम। I just download it in 1 minute। और इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियो आज पेरेंट्स ने हमें भेजे हैं मैम। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो पूरा हमें बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मतलब इनमें जोश बहुत ही है, बस हमें छोटी सी चीज़ राह दिखाने की ज़रूरत है और जो हम इनको हेल्प कर सकते हैं तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी आसानी। ये मैं एक वीडियो अच्छी डांस करता हुआ छोटा सा बच्चा, वंश नाम है उसका। और एक और वीडियो हमारे पास आया है जिसमें एक बच्चा अपनी ड्राइंग और पेंटिंग करता रहता है, हम उसको भी अभी ऐड कर रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहा है अच्छी तरह से, तो 1 मिनट हम उसमें अपलोड कर लेते हैं। अच्छे चीजें सीखे, तरह तरह के चित्र लिखे।
और एक छोटा सा एक और वीडियो है जो हम लास्ट में प्ले करेंगे। ये वीडियो जो है वो अशोक जी ने भेजा है, लेकिन बच्चे का नाम नहीं बताया है। अच्छा, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नाम मैसेज कर दे हमें बच्चे का। जसवंत, बच्चे का नाम है जसवंत। तो जसवंत ने ओके। काफी प्यारा वीडियो उन्होंने भेजा उसका पढ़ाई करते हुए। और वीडियो हमारे पास है, और एक ये बहुत ही नटखट वाला वो बूढ़े वाला बच्चा, इसको हम अच्छी तरह से अभी देखते हैं। उसका भी अलग से वीडियो है, एक छोटा सा जो भेजा है हम उसको कवर करते हैं अभी। ये काफ़ी सारे वीडियो में हमें देखा है कि बच्चे अच्छी तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से उसको लिंक सिंक्रोनाइज करते हैं, अपना वीडियो देखते हैं, वापस वो देखते हैं, कॉपी करके वापस वही स्टाइल करते हैं। मतलब इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, बस उसको शार्प करने की ज़रूरत होती है। और छोटी-छोटी चीज़ों से ये हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे जोधपुर में ऐसे स्कूल भी है जो इस तरह के विशेष बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। हम उस वो स्कूल का नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो पर्सन यहाँ पे देखते हैं, पूरा ग्रुप है, हम उनको भी आइए ग्रुप में शेयर कर लेंगे, तो आपको काफ़ी सारी जो समस्या होती है हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ये एक पीरांशु पेशेंट पीरांशु बच्चे का एक छोटा सा वीडियो है, तो हम यहाँ पे प्ले करेंगे। इनिशियल अपने ही धुन में थोड़ा है, उसके बाद वो नाच बंडू नाच। तो हमारे पास काफ़ी सारे वीडियो आए थे, और हमने जो पेरेंट्स हैं उनके वीडियो, तो सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और कई बच्चों के एक से ज़्यादा वीडियो आए हैं। कुछ पेरेंट्स हो सकता है वीडियो ना भी भेज पाएँ, तो सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और एक से ज़्यादा क्षेत्र में उनका टैलेंट है। और शायद तो उनको अगर हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करें तो वो और आगे बढ़ सकते हैं उसी दिशा में। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी सभी माँ-बाप माता-पिता का कि उन्होंने इतने अच्छे वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करे और हम सबको उनको देख के बहुत खुशी हुई। तो कुलदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के टैलेंट के बारे में? एक सवाल आया है हमारे पास, ये अशोक टेलर जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मेरा एक सवाल ये है कि सामान्यतः डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे
कितने वर्ष की उम्र तक चलना सीख लेते हैं? तो कुलदीप सर, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कुलदीप सर से शायद हमारा संपर्क ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मली भी कोई बच्चा होता है वो जनरली 1 से 1.5 साल के बीच में चलना शुरू करता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे थोड़ा लेट शुरू करते हैं, लेकिन लगभग चलने में वो पूरी तरह कोई दिक्कत नहीं आती इन बच्चों को। तो ज़्यादातर बच्चे 1.5, 2, ढाई साल तक चलना सीख जाते हैं। इसके अलावा अगर लगता है कि चलने में दिक्कत आ रही है तो हम उनका दूसरी जो जाँचें हैं कि कोई और, जैसे मैंने कहा, कि बीमारी नहीं है जो बच्चे की रुकावट बन रही है नॉर्मली डेवलप होने में, तो उसको कोई दिल की दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से वो बार-बार बीमार और कमज़ोर हो रहा है, थायराइड की कमी तो नहीं है शरीर के अंदर, और जो फिज़ियोथेरेपी या कसरत है वो करवा के हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर 2.5 साल, 3 साल तक बच्चे सीख ही लेते हैं चलना, पर हर जैसा कहा कि किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, और हर डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा भी अपने आप में अलग होता है। डॉक्टर नरेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के टैलेंट के बारे में? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई इन सब बच्चों को इतनी सारी गतिविधियाँ करते देखते हुए, और जैसा कि सब अभिभावक बोल रहे थे, वैसे हर बच्चे का अपना एक एरिया होता है। कोई डांस में अच्छा करेगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, कोई गाने में अच्छा करेगा, कोई बाकी कॉमेडी फन एक्टिविटी में अच्छा करेगा। इसलिए जिस भी एरिया में बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है, उसको चलने दीजिए, और उसको जितना प्रोत्साहन मिलेगा बच्चा भी उतना अच्छा करेगा, और इसका क्रेडिट परिवारजनों को जाता है। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सारे अभिभावकों का कि आप इतना अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, जितना अच्छा बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा, उतना ही बाकी परेशानियाँ भी कम होंगी और उसका मनोबल भी उतना बेहतर होगा। तो इसी दिशा में हम और आगे बढ़ें, और अगले वर्ष कोशिश होगी सारी टीम की कि हम आपको रूबरू देख पाएँ और इन बच्चों की गतिविधियों को भी, जिससे चीज़ें और बेहतर निखर के आएँगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद मैम। सर, एक सवाल था ये आपके लिए, नरेंद्र जी गोदारा ने पूछा है, क्या ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं वैसे स्कूल अवेलेबल ना हो तो? जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, बच्चा अगर आपके आसपास बच्चे को अगर स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है, तो ही बच्चा स्पेशल स्कूल जाए, वरना बच्चा नॉर्मल स्कूल हमेशा जा सकता है, और सारे स्कूल्स में ये सरकार की तरफ से बोला गया है कि हर किसी बच्चे के लिए जगह है, मना नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमारा बच्चा कहाँ ज़्यादा बेहतर सीख सकता है, स्पेशल स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में। अगर स्पेशल स्कूल उपलब्ध है और वहाँ सारी चीज़ें मुहैया हो सकती हैं जो बच्चे को चाहिए, बहुत अच्छा। नहीं उपलब्ध है या आपको नहीं ठीक लगता, तब आस-पास जो भी और स्कूल उपलब्ध हों, वहाँ बच्चे का जाना ज़रूर कई तरह के बेनिफिट्स लेकर आएगा, क्योंकि बच्चा सोशलाइज़ करता है, बच्चा स्कूल संबंधी चीज़ें भी सीखता है और बातचीत भी सीखता है वहाँ पे, और उसका एक रूटीन भी सेट हो जाता है। ओनली एक जगह ज़रूरत होती है, जो मैं एज़ अ मनोचिकित्सक देखता हूँ, कि स्कूल के जो टीचर हैं और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी आपको सहयोग करें, इसलिए आपका उनसे मिलना-जुलना बहुत आवश्यक है। और स्कूल, अभिभावक एवं हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य संबंधित कार्यकर्ता सब मिलके काम करेंगे तो उनकी स्कूल में एक्सपीरियंस बेहतर होता है, क्योंकि इन बच्चों पे कुछ ध्यान देना एक्स्ट्रा ज़रूरी होता है। कुछ टीचर और कुछ स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करते हैं, कुछ उतना नहीं कर पाते हैं, तो हम भी उनकी मदद करते हैं, और इस तरह से उनको भी फ़ायदा होता है, बच्चे की भी ज्ञान में वृद्धि होती है, और उसकी जो भी स्किल्स हम परिवार के लेवल पे नहीं सिखा पा रहे हैं, वो भी वो वहाँ जाके जल्दी सीखता है। इसलिए आप कोशिश करें, और जहाँ आपका जुड़ाव बेहतर हो उन टीचर से, वो स्कूल बेहतर है, और थोड़े समय में आपको उसके संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन यस, हम लोगों का भी काफ़ी बेहतर उसमें सहयोग रहेगा, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नरेंद्र जी ने हैंड भी रेज किया हुआ है, सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप पूछ सकते हैं। आपके माइक
का जो निशान आ रहा है वो क्रॉस हुआ हुआ है, तो अगर आप उसको दबा देंगे तो वो चालू हो जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं उस पे सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। धन्यवाद समस्त डॉक्टर स्टाफ का जानकारी के लिए। मैडम मैं ये पूछना चाहता था, वैसे तो मेरा क्वेश्चन शामिल कर लिया आपने। ये एक समस्या और है। एक तो ये मतलब मोबाइल में कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है, और मोबाइल में गाना और मतलब जो जानवर होते हैं, वैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो जानवरों से जैसे घोड़ी से, भैंस से, गाय, बकरी, खरगोश पालना मतलब इन चीजों पर अभी तो स्कूल में ये जाना चालू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करने, जिस चीज के लिए ये कह देता है फिर वो नहीं करते हैं तो ये मानता नहीं है। जैसे अभी ये मेरे को सही से देखने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि गाना सुनाओ मैं नाचूंगा। अब बच्चे की सर नरी सर, हम एक्चुअली ये मोबाइल एडिक्शन तो सिर्फ डाउन सिंड्रोम का ही नहीं, मुझे लगता है सभी बच्चे और लगभग सभी अडल्ट्स भी आजकल हर 5 मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया, शायद 2 मिनट में मोबाइल निकालते हैं और कुछ नहीं होता तो भी उसको ऑन करके ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर हम देख रहे हैं, तो इससे किस तरह से डील कर सकते हैं? और जैसे सर नरेंद्र जी का सवाल था गुस्से को लेकर, वो कैसे डील कर सकते हैं? सॉरी सर दो पार्ट थे उनके सवाल के, नरेश सर। एक तो ये था कि मोबाइल एडिक्शन तो यूनिवर्सल हो गया है, सभी बच्चे सभी बड़े, ये बिल्कुल भी मतलब डाउन सिंड्रोम के बच्चों तक सीमित नहीं है, तो उसके जी साथ कैसे डील कर सकते हैं? और दूसरा उनका सवाल था कि बच्चे को गुस्सा अगर उसकी बात नहीं माने तो फिर वो बहुत जिद करता है, तो वो कैसे देखिए, आवश्यक होगा कि ये समझें कि जो इतना बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा है उसका, या मोबाइल का यूज ज्यादा है, उतना उसकी आगे के डेवलपमेंट में फर्क आ रहा है। ये हम सभी अभिभावकों को समझना आवश्यक है, केवल इसी ग्रुप को नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों का मोबाइल इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, वो भी बच्चे देख रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर में बाकी बड़े लोग या बाकी भाई बहन भी मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम रखें। दूसरा, बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ समय सारणी दी है कि बच्चे को कितने समय तक स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मोटा मोटा हिसाब है, ताकि अगर हम उसमें देखें, जैसे आपका बच्चा तो तकरीबन 1 से 2 घंटे तक का समय है, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग है, उससे ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि वो आदत पड़ चुकी, अब क्या करें? अभी भी जहां हम परिवार को देख रहे हैं, उनको भी अपनी आदतें या अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है, जो भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं मोबाइल। दूसरा, बच्चे को कोशिश करेंगे कि जो समय हम दे रहे हैं मोबाइल का, साथ ही साथ हम उसको सिखाएं भी सही कि अब हमें कैसे बर्ताव करना है चीजों को लेकर, ताकि बच्चा उस समय सुनेगा जब वो सुनना चाहता है, हर समय नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे बच्चा सुन रहा है, हमने उसको शाबाशी करनी है, तारीफ करनी है, उसके काम की चीज उसको देनी है। मोबाइल के समय कोशिश करें कि थोड़ा-सा आपसे जुड़ाव बेहतर हो, केवल गेम्स में ना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति कुछ हद तक लिमिटेड है और काफ़ी हद तक वो स्थान मोबाइल ले लेता है, तो उसकी सीखने की प्रवृत्ति और कम हो जाती है। बनिस्बत वो बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, औरों से घुल-मिल रहे हैं, वो जल्दी सीखेंगे कई तरह की चीज़ें। गुस्सा मोबाइल के कंटेंट के कारण भी आ रहा है और उसकी लत करके भी आ रहा है, और कारण भी हैं गुस्से के। लेकिन जब बच्चा गुस्सा कर रहा है, उस समय हम उसको किसी तरह से एड्रेस कर सकें, लेकिन बच्चे का एक उसका रूटीन, उसका खेल-कूद, उसका थोड़ा व्यायाम और छोटी-छोटी कसरतें, जिससे उसका माइंड रिलैक्स रह सके। होम चैंटिंग, साँस की कसरत, प्राणायाम, धीरे-धीरे हम करेंगे, बच्चा भी सीखेगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं चाहिए हमें। उसका कंट्रोल बेहतर होगा। आप आसान करने के लिए उसको उल्टी गिनती करना या सॉफ्ट वाली जो बॉल आती है येलो कलर की स्माइली, वो घर पे रख सकते हैं। बीच-बीच में बच्चा उसको भी प्रेस करे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ रखी हुई है। तो उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा ध्यान इसके सॉफ्ट है बोल, उस पे जा रहा है, थोड़ा मन भी सॉफ्ट हो रहा है, इसमें स्माइली है, ध्यान भी हट रहा है। सॉफ्ट टॉयज, ताकि हम थोड़ा-थोड़ा ध्यान बच्चे का हटाएँ, और जैसे बच्चा अच्छा बिहेवियर कर रहा है या गुस्सा नहीं कर रहा, उसको जल्दी सुने, बनिस्बत गुस्से के समय सुनना। लेकिन जब किसी-किसी समय मुश्किल होता है ये सब करना, तो हमें उस समय बच्चे को थोड़ा रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। लेकिन
चूंकि उसने गुस्सा किया, हम उसकी बात जल्दी सुनते हैं, उसको वो चीज मिल जाती है, उसने वो पैटर्न सीख लिया है। इसलिए हमें उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि क्या कारण है, क्या उसके परिणाम है और उस टाइम आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, ताकि आगे जो मैंने आखिरी चित्र में वही बताया था कि गुस्सा जब बच्चे को होता है तब कैसे कोशिश करें, उन छोटी छोटी प्रक्रियाओं से हम काफी हद तक वो कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, परिवार में और लोग तो बहुत गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार आसपास के माहौल में गुस्सा चल रहा होता है और हम बच्चे को कहते हैं भाई आप शांत रहो। आई एम सॉरी, ऐसा होता नहीं है। अगर मुझे मेरे घर में गुस्सा कम करना है तो मुझे मेरा और बाकी बड़ों का भी मैनेज करना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चा सीखता है। और उसके आसपास के इमीडिएट लोग, परिवार, पड़ोस और क्लोज लोग, उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो कई बार ऐसे छोटे बड़े कारण चल रहे हैं जो उस गुस्से को बढ़ा रहे हैं। फिर भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे पास आइएगा, हम बच्चे से मिलके, आपसे मिलके ज्यादा अच्छे से बेहतर समझा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो क्योंकि अब हमारा टैलेंट शो हो गया और कोई और सवाल भी नहीं है, तो हम आज की मीटिंग को ख़त्म करना चाहेंगे। ये संजीव कुमार जी ने हैंड रेज करा है, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? सर आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्ते मैम जी। नमस्ते संजीव कुमार जी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एम्स इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज वर्ल्ड सिंड्रोम डे के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ सके हैं और इनके बारे में जो परेशानी इनको आती है उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ हमारे को बताया। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरी जैसे चाहत लड़की है, अभी 9 साल की है, एज की है, तो जैसे ये बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की कोई स्कीम है कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जहाँ कोई इनको उस तरह का कोई बेनिफिट मिल सके इन फ्यूचर में? नरेश सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं उन बच्चों के लिए जिनको किसी भी तरह की बीमारी है। जब मैं मनोवैज्ञानिक के हिसाब से बात करूं, जैसे कई बच्चों में कई तरह की तकलीफें हैं, बुद्धि कुछ कम है या कुछ ऑटिज्म जैसी परेशानियां हैं या और तरह की मानसिक परेशानियां, तो और यहाँ किसी तरह की शारीरिक परेशानियां या शारीरिक विकलांगता, तो उस तरह के केस में कई तरह के गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं। लेकिन बच्ची का जो सारा असेसमेंट हो रहा है उसमें वो उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से गाइड कर पाएंगे। और अगर बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है या मानसिक या शारीरिक विकलांगता है, अगर वो 40% से ज्यादा है उनके स्कोर में, तो बच्चे को काफी तरह की मदद सरकार की तरफ से मिलती है। मंथली पेंशन भी मिलती है, जॉब में भी रिजर्वेशन है, बच्चा कहीं आता जाता है ट्रेन में, रेल में, तो उसमें भी उसके टिकट माफ है और परिवारजनों में से भी एक जने का। साथ ही साथ परिवारजनों को इनकम टैक्स में भी रिबेट है और कभी आप लोन लेते हैं तो उसको भी सस्ती दरों पे दिया जाता है। तो जब भी आप आते हैं तब हमारी ऑफिसर हैं इससे जुड़े हुए, वो बच्चे को असिस्ट करते हैं और फिर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट जो बच्चे के लिए बेहतर रहेंगे वो आपको सारा ज्ञान देंगे, क्योंकि वो सभी बच्चों को नहीं मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम का अलग से सरकारी कोई बेनिफिट्स है उसके बारे में हमारी टीम ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएगी, लेकिन मानसिक या शारीरिक परेशानियों के लिए अगर देखा जाए तो फिर उसके लिए अलग से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो स्टेट की तरफ से मैनेज होता है और हम उसके लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। इसके लिए आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि किस तरह की दिक्कत है बच्चे को। जैसे मानसिक रूप से थोड़ा अगर कम समझता है बच्चा, तो फिर उसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का असेसमेंट होता है कि कितना परसेंटेज वो मार्क्स के जैसे स्कोर होता है और उसके हिसाब से उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अपने, जैसे सर ने बताया, बेनिफिट्स रहते हैं, पेंशन स्कीम होती है, जॉब रिजर्वेशन होता है, और वो हर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी वेरी करता है और समय समय की सरकार की नीतियों के साथ भी वेरी करता रहता है। बट एक सर्टिफिकेट बनवा लेने से कोई भी अगर बेनिफिट है जो उस टाइम पे करंट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं एज के हिसाब से, बच्चे की डिसेबिलिटी के हिसाब से, सरकार की नीतियों के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली उनको लेने की कोशिश करना चाहिए। मैम एम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बन सकता है कि अगर अप्लाई करें हम तो? हाँ, आप आके हमारे से पीडियाट्रिक्स ओपीडी में मिल लीजिए। पहले हम आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं आईक्यू असेसमेंट के लिए। उसके बाद ये हम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है वहाँ जाता है और उसमें एक डिसेबिलिटी बोर्ड की मीटिंग होती है, उसके हिसाब से फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है,
काफी है, जी। तो इसके अंदर थोड़ी सी पेपर वर्क जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ऐसे ही अगर हर कोई बना के देख मतलब फर्जी भी बन सकता है, तो यस इसलिए सर। इसका पूरा प्रोसेसिंग के बाद ये मिलता है। बट मिलना इतना नामुमकिन नहीं है, मतलब आप आइए पूरे प्रोसेस में आप जुड़िए, 3-4 विजिट्स में आई थिंक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। ये तो कुछ अभिभावकों ने अभी ज्वाइन करा है, तो अब हमारा मीटिंग को खत्म करने का टाइम आ गया है। तो अगर कोई चीज़ है जो आपसे मिस हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग अगर हो सके तो शेयर कर सके, और इसमें सभी बच्चों के वीडियोस और टैलेंट जो भी आपने दिखाए वो भी साथ में शेयर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सभी अभिभावकों को और उनके बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो आज हमारे से इस मीटिंग में जुड़े, और साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर नरेश नेमनानी सर को, कुलदीप सिंह सर को और डॉक्टर चारू शर्मा मैम को। डॉक्टर चारू शर्मा को किसी अर्जेंट सर्जरी की वजह से मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा, तो वो भी अब चली गई है। बट थैंक यू वेरी मच सभी फैकल्टीज़ को कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ निकाला। साथ ही मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, डॉक्टर नयन कुमार, डॉक्टर अरुण श्री परमेश्वरन, डॉक्टर दौलत सिंह शेखावत और सुनील पुनिया जी को, जिन्होंने सारी मीटिंग के लिए मेहनत करी, सभी को इस मीटिंग से जोड़ा। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से जुड़े रहिए, कोई भी समस्या आए तो हम उसमें आपको अपनी समस्याएं शेयर कीजिए, और हमारे साथ साथ मेरे ख्याल से दूसरे माता पिता भी जब अपने सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा लाभदायक होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू।